मान लीजिए आपका बैंक है और आपने अपने किसी दोस्त को 10 लाख रुपए का लोन दिया है ब्याज पे। अब 1 साल के बाद जब पैसे रिटर्न करने थे तब आपका दोस्त भी गायब और आपके पैसे भी। आपको चूना लगा के भाग गया। इसे बैंकिंग टर्म में हम एनपीए कहते हैं, यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। आपको विजय माल्या और नीरव मोदी तो याद ही होंगे। उन्होंने भी अपने बिजनेसेस के लिए बैंक से बड़े बड़े लोन्स लिए थे पर रीपे नहीं किए। तो वो तो चले गए, लेकिन बैंक्स का जो पैसा है वो एज अ लोन उनके ठप बिजनेसेस में अटक गया। डिड यू नो 2019 के एंड तक इंडियन बैंक्स के ओवरऑल एनपीए 10 ट्रिलियन रुपीस तक पहुंच चुके थे। परसेंटेज टर्म्स की बात करें तो एनपीएस 11.5% तक पहुंच चुके थे। आई नो कि आप में से कईयों ने ये टर्म तो सुना होगा लेकिन इसका एग्जैक्ट मतलब नहीं पता। बट डोंट वरी गाइस, आज की वीडियो पूरी तरह से इन 3 लेटर्स एनपीए के अराउंड बनाई गई है एंड आई प्रॉमिस बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो एनपीए से रिलेटेड आपका हर डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए इस इन डिटेल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर आपने अब तक 5 पैसा के चैनल को लाइक या फिर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और सारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एनपीए होता क्या है? बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो लोन इश्यू किया जाता है, अगर बोरोअर उसको 90 डेज के अंदर रीपे नहीं करता है तो उस लोन अमाउंट को एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट डिक्लेयर किया जाता है। एनपीए की वजह से बैंकिंग सिस्टम के जो पैसे हैं उसका सर्कुलेशन रुक जाता है, जो किसी भी इकोनॉमी के लिए खराब होता है। आरबीआई के एक मास्टर सर्कुलर के अकॉर्डिंग इन फॉलोइंग टर्म्स को एनपीए कंसिडर किया जाता है। पहला, कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट के टर्म्स में अगर एक अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर होता है तो वो एनपीए माना जाता है। अगर कोई बिल या कैश क्वांटिटी 90 डेज से ज्यादा ड्यू है तो वो एनपीए है। एंड लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स के केस में जो लोन अमाउंट है वो अगर एक क्रॉप सीजन तक ड्यू रहता है, और शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स के केस में लोन अगर 2 क्रॉप सीजन्स तक ड्यू रहता है तब भी उसे एनपीए कंसिडर किया जाता है। आई नो ये थोड़ा टेक्निकल था, लेकिन आपको जनरली सिर्फ इतना याद रखना है कि किसी भी लोन अमाउंट को 90 डेज के अंदर रीपे हो जाना चाहिए, वरना उसे एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है। जनरली हम एनपीए को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अगर बोरोवर ने अपने लोन के रीपेमेंट पिछले 12 महीने या उससे पहले नहीं किया तो उसे सब स्टैंडर्ड एनपीए कहते हैं। अगर यही ड्यूरेशन आगे बढ़कर 12 महीने से ज़्यादा हो जाता है तो उस लोन अमाउंट को हम डाउटफुल एनपीए कहते हैं। और लॉस असेट्स एनपीए की वो कैटेगरी है जिसे बैंक्स कभी रिकवर नहीं कर सकता है। नाउ लेट्स डिस्कस द रीजंस बिहाइंड राइजिंग एनपीएस। सबसे पहला, लेंडर के द्वारा लोन इश्यू करते टाइम बोरोवर की जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो प्रॉपर्ली चेक ना करना। सेकेंड, अगर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में स्लो डाउन आता है तो उस सेक्टर की कंपनीज भी लॉस सफर करती है और अपने लोन्स का रीपेमेंट नहीं कर पाती हैं और एनपीए हो जाता है। अगर कंपनी का मैनेजमेंट कोई डिफॉल्ट करता है तभी भी एनपीए हो जाता है। गवर्नमेंट अगर इकोनॉमिक और मॉनेटरी पॉलिसीज में कोई चेंजेस करती है या फिर कैपिटल सेंसिटिव प्रोजेक्ट्स में अपना सपोर्ट शो नहीं कर पाती तो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स की कंपनीज लॉसेस सफर करती है और वो कंपनीज अपना लोन रीपे नहीं कर पाती है। फिफ्थ, अगर किसी बिजनेस के फंडामेंटल्स वीक होते हैं या उस इंडस्ट्री में इंटेंस कंपटीशन होता है, उस सिचुएशन में भी टेलीकॉम जैसे सेक्टर्स की कंपनीज अपना लोन टाइम पर रीपे नहीं कर पाती एंड इट टर्न्स इनटू एनपीएस। सिक्स्थ, अगर किसी कंट्री में पर्टिकुलर प्रोडक्ट के इंपोर्ट्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो उसके जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उस पर भी बुरा असर होता है, जिसके चलते उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री में एनपीए इंक्रीज होने के चांसेस हैं। अगर हम इंडिया की ही बात करें तो यहाँ मोबाइल फोन मार्केट में चाइनीज कंपनीज काफी डोमिनेटेड हैं और इसके चलते लोकल मैन्युफैक्चरर्स कभी नहीं कमा पाते। अगर कंपनीज इकोनॉमिक बूम के दौरान लो इंटरेस्ट रेट्स पर बहुत सारा लोन उठा लेती है तो ये भी उनके लिए एनपीए साबित हो सकता है, क्योंकि रिसेशन में यही अमाउंट उन कंपनीज को हायर इंटरेस्ट रेट्स पर रीपे करना होता है। अब एनपीए के केस में बैंक्स को जितना अमाउंट अलग से सेव करके रखना होता है उसे हम प्रोविजनिंग कहते हैं। इसका डिसीजन आरबीआई लेती है और एनपीए की डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग ये अमाउंट वैरी करता है।
फॉर एग्जाम्पल, एनपीए की कैटेगरी चाहे कुछ भी हो, उसकी प्रोविजनिंग एटलीस्ट 10% होना कंपलसरी है। सबस्टैंडर्ड एनपीए में ये अमाउंट 20% होता है और डाउटफुल एनपीए के केस में प्रोविजनिंग 100% करनी होती है, यानी बैंक्स को लोन के टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस को अलग से रखना होता है। ये अमाउंट बैंक के प्रॉफिट्स को हैम्पर करता है। अब एनपीए के कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहला, कंपनी और प्रमोटर्स के द्वारा पैसे को दूसरे यूजर्स में डाइवर्ट करना। सेकंड, बैंक्स द्वारा अनप्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स को लोन इश्यू करना। थर्ड, अगर बैंक्स अपने बोरोअर्स की क्रेडिट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं कर पाती है तो वो भी एनपीए का एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बन सकता है। नाउ लेट्स डिस्कस कि एनपीए का इम्पैक्ट क्या होता है। ये तो हमें क्लियर है कि हाई एनपीए बैंकिंग इंडस्ट्री को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, लेकिन किन तरीकों से बैंकिंग सिस्टम अफेक्ट होता है, चलिए वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले, बैंक का जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो जाता है। सेकेंड, बैंक्स की कैपिटल एडिक्वेसी नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है, मतलब कैपिटल रेज करना पड़ेगा बैंक को। थर्ड, बैंक्स हाई रिस्क लोन्स को इश्यू करने की फ्रीक्वेंसी कम कर देती है। एंड लास्टली, बैंक्स अपने लेंडिंग ऑपरेशंस की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करने की बजाय टिपिकली अपने क्रेडिट रिस्क को मैनेज करने में लग जाती है, विच इज नेगेटिव फॉर एनी बैंक। अब ये समझते हैं कि जो बोरोअर है उस पर एनपीए का क्या इम्पैक्ट होता है। पहला, एनपीए की वजह से कंपनीज और इंडिविजुअल्स का जो सिबिल स्कोर है वो डिक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से इन फ्यूचर उन कंपनीज या इंडिविजुअल्स को लोन मिलने में काफी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि ऐसी कंपनीज या इंडिविजुअल्स को बैंक्स इजीली लोन्स नहीं देती हैं। एनपीए का कंपनीज पर दूसरा इम्पैक्ट ये होता है कि उनकी सब्सिडरीज को भी लोन मिलना काफी चैलेंजिंग हो सकता है। तो ऐसे क्या तरीके हैं जिसके यूज करके बैंक्स लोन्स को एनपीए में कन्वर्ट होने से बचा सकते हैं, चलिए इसे भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, लोन इश्यू करने से पहले बोरोअर की जो क्रेडिट वर्थिनेस है और उसका सिबिल स्कोर जरूर चेक करना चाहिए। सेकेंड, डिफरेंट रेजोल्यूशन मेथड्स का यूज करना चाहिए। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स की हेल्प से लोन सेटलमेंट कर सकती है बैंक। बोरोअर की हिस्ट्री और उसकी जो बाकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसे एनालाइज करना होता है। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की सर्विसेज भी बैंक यूटिलाइज कर सकती है और लार्ज एनपीएस के अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। लीगल रिफॉर्म्स जैसे कि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड को यूज में लाना चाहिए। ये तो कुछ जनरल स्टेप्स थे। नाउ लेट्स डिस्कस द न्यू स्टेप्स दैट आरबीआई हैज टेकन टू प्रिवेंट एनपीएस। रेजोल्यूशन प्लान के अंडर लेंडर्स को स्ट्रिक्ट डेडलाइंस को फॉलो करने की सलाह दी गई है। सेकेंड, लेंडर्स को अपने ऑनगोइंग रेजोल्यूशन प्लान्स के कंसेंट की एक्सचेंज में इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए गए हैं। थर्ड, बैंक्स की करंट रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस को भी एनहांस किया गया है ताकि रीस्ट्रक्चरिंग आसान हो जाए। अब लेंडर्स अपने उन कोऑपरेटिव बोरोअर्स को हाई इंटरेस्ट रेट्स पर भी लोन इश्यू कर सकते हैं। कंपनी के एसेट्स को सेल करने की प्रोसेस अब और भी फ्लेक्सिबल कर दी गई है ताकि रिकवरी आसानी से हो सके। अगर लेंडर्स को किसी डील में लॉस सफर करना पड़ता है तो वो ओवर टाइम उन लॉसेस को अपने प्रॉफिट्स में से धीरे धीरे डिडक्ट कर सकती है ताकि एक साथ उनके प्रॉफिट्स इम्पैक्ट ना हो। लिवरेज का यूज करके स्पेशलाइज्ड एंटिटीज ऐसी कंपनीज को अक्वायर कर सकती है जो कि करंटली फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस कर रही है। नंबर 8, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए अब नेसेसरी एक्शंस लिए जा सकते हैं। प्राइवेट इक्विटी फर्म्स और सेक्टर स्पेसिफिक बिजनेसेस को असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी क्योंकि वो अक्सर ही डिस्ट्रेस्ड एसेट्स को परचेज करते हैं। इन द एंड, लेट्स डिस्कस सम क्लासिक एग्जांपल्स ऑफ द एनपीएस इन इंडियन हिस्ट्री। सबसे पहला किंगफिशर एयरलाइंस का केस है। गवर्नमेंट, लीगल सिस्टम और बैंकिंग सिस्टम ने इस केस से काफी कुछ सीखा है। इस एपिसोड की शुरुआत 2005 में हुई थी जब विजय माल्या ने केएफए को प्रमोट करके उसे इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट एयरलाइन में तब्दील कर दिया था। उस टाइम किंगफिशर एयरलाइंस का डोमेस्टिक ट्रैवल में सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट 25% का मार्केट शेयर था। लेकिन विजय माल्या अपनी कंपनी को इंटरनेशनल लेकर जाना चाहते थे और इसलिए 2007 में माल्या ने एयर डेक्कन को अक्वायर किया था जो उस टाइम फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी। एयर डेक्कन का नाम बदलकर किंगफिशर रेड कर दिया गया था। लेकिन दोनों ही एयरलाइंस बहुत ही जल्द लॉसेस में जाने लगी, जिसकी रिकवरी के लिए माल्या ने अपनी कंपनीज के थ्रू 17 बैंक से लगभग 6,900 करोड़ का लोन उठाया था। लोन देने वाली बैंक्स मोस्टली पीएसयूज थी, इसके अलावा आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक्स जो प्राइवेट बैंक्स थी। अब इन दी एंड बिजनेस चला नहीं, लॉसेस बढ़ते गए एंड इट वेंट बैंकक्रप्ट।
फाइनली 2010 में किंगफिशर एयरलाइंस इन बैंक्स के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन चुकी थी। हमारा सेकेंड केस है फायर स्टार इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का। नीरव मोदी की एक लीडिंग डायमंड ट्रेडिंग कंपनी जिसने लोन्स के लिए पीएनबी मैनेजर्स की हेल्प से इलाहाबाद बैंक, एक्सिस बैंक और एसबीआई से फेक एलओयूज बनवाए थे। जब नीरव मोदी और उसके बिजनेसेस ने उन लोन्स पर पेमेंट देना बंद कर दिया तब वो इवेंचुअली बैड लोन्स में कन्वर्ट हो गए थे। एज ए रिजल्ट 12,700 करोड़ का ये बैड लोन इवेंचुअली एनपीए में कन्वर्ट हो गया और इंडियन बैंक्स ने एक बार फिर नुकसान उठाया। सो गाइज, ये थी हमारी आज की एनपीए से रिलेटेड वीडियो। आई होप कि आज की हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आगे भी हम बैंकिंग, इंडस्ट्री और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहेंगे। टिल देन यू स्टे ट्यून्ड एंड 5 पैसा के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।